हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। कैसी रही आप सभी लोगों की होली? आई होप आप लोग ने बहुत एंजॉय किया होगा। चलिए हम वापस अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी लाइन अप है और बहुत ही जल्दी आने वाले समय में एसएससी के एग्ज़ाम भी आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि मई जून में जो है वो एसएससी के एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो तैयारी को अच्छा करना है तो करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम को निकालना है तो भी करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम 9th और 10th मार्च के करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी होंगी। शॉर्ट न्यूज़ के अलावा आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी, तो हेडलाइंस के जरिए आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स नहीं बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए परचम का। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। और फिर लास्ट में काफ़ी सारे यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? और अगर सेशन पसंद आता है, अच्छा लगता है, बेनिफिशियल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। पहली बार अगर चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिल सके। अच्छा, यहाँ पे 8th ऑफ मार्च को होली था, इंटरनेशनल वीमेंस डे था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और वेनसडे भी था, जो कि मार्च का आप कह सकते हैं कि सेकेंड वेनसडे था। दूसरे नंबर का बुधवार था मार्च का। उस दिन हमने नो स्मोकिंग डे मनाया। तो नो स्मोकिंग डे बेसिकली सेकेंड वेनसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, जो कि इस साल 8 मार्च को पड़ा है। ठीक है, लोगों को इनकरेज करना कि भाई स्मोकिंग करना गलत बात है, लंग्स से आपके डैमेज होते हैं, है ना, हेल्थ के लिए सही नहीं है, स्मोकिंग छोड़ दो। तो इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे थीम है, जो थीम डिसाइड की गई थी वो थी स्टॉपिंग स्मोकिंग, इम्प्रूव योर ब्रेन हेल्थ। ठीक है, ये यहाँ पे थीम आपको देखने को मिलेगी। और यूके इसका विटनेस रहा है कि किस तरीके से यूके के लोग एडिक्टेड हो गए हैं स्मोकिंग के। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ पर्सन्स के बारे में जानेंगे जो पर्सन किसी भी रीज़न से न्यूज़ में है, चाहे उनकी अपॉइंटमेंट हुई हो, कोई अवार्ड मिला हो या डेथ हो गई हो। पहले उन पर्सन्स के बारे में देखेंगे, फिर हम यहाँ पे डिफेंस और दूसरी न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है, ये है कैप्टन सालिजा धामी। इनका नाम क्या है? ये है सालिजा धामी। बिकम फर्स्ट वीमेन टू कमांड कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की जो आपकी लड़ाकू यूनिट है, कॉम्बैट यूनिट है, उसकी वेस्टर्न सेक्टर की पहली फीमेल यहाँ पर कमांडर कौन बनी है? सालिजा धामी बनी है। ठीक है, तो कैप्टन सालिजा धामी जो कि लुधियाना से बिलोंग करती हैं, हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू टेक ओवर अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट कमांडर इन द वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, पहली बार इतिहास में ये हो रहा है कि कोई वीमेन ऑफिसर, कोई महिला अधिकारी जो है वो इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमांडर चुनी गई है। इसके पहले अभी जो करेंटली ये पोस्टेड हैं, तो ये फ्रंट लाइन कमांड हेडक्वार्टर में, ये ऑपरेशनल ब्रांच में पोस्टेड थी। अब इनको कॉम्बैट यूनिट का कमांडर बना दिया गया है। शी ऑल्सो सर्व एज अ फ्लाइट कमांडर ऑफ द चेतक यूनिट एट द हिंडन एयरबेस। हिंडन एयरबेस में जो चेतक हमारी यूनिट है उसकी भी फ्लाइट कमांडर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो आपको यहाँ पे सालिजा धामी का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी जिन्हें कमांडर बनाया, कमांड दी गई है कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। चलिए, अब ये एक्टर है, इनका नाम है सतीश कौशिक। कई सारी मूवीज़ में आप लोग ने इनको अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स में, किरदारों में देखा होगा। सो बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर थे सतीश कौशिक जी। इनका निधन हो गया है कार्डिक अरेस्ट के कारण दिल्ली में। साथ ही साथ ये एल्यूमिनस भी रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको हम एनएसडी भी कहते हैं, एंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीटीआई के कई सारी आइकॉनिक मूवीज़ में इन्होंने काम किया है, जैसे कि मिस्टर इंडिया, तेरे नाम, है ना, साजन चले ससुराल एटसेट्रा। चलिए, अगले पर्सन है। अब यहाँ पे इलेक्शंस तो खत्म हो चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। तो मानिक साहा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं त्रिपुरा के फॉर द सेकेंड टाइम। तो दूसरी बार इन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आप सभी को पता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, गवर्नर करते हैं। तो त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर। इन्होंने इन्हें विवेकानंद मैदान में, जो कि कैपिटल सिटी ऑफ त्रिपुरा मतलब अगरतला में जो मैदान है, वहां पर इन्हें शपथ दिलाई। और इस ओथ जो सेरेमनी हो रही थी उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी वगैरह भी, होम मिनिस्टर भी शामिल थे। ये सेकेंड टाइम जो है मणिक शाह वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। 2022 में इन्होंने विप्लव देव को जो है वो रिप्लेस किया था। 2016 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था और मार्च 2022 में तब से ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं। मणिक शाह का नाम आपको याद रखना है। चलिए,
अब यहाँ पे बात कर रहा है 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन है। उनके द्वारा रिसेंटली 8वें नंबर के नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 13 लोगों को यहाँ पे अलग अलग अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में दिए गए, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसमें कैश प्राइस 3 लाख रुपए दी जाती है, और भी कई कई कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पे है हु वॉन द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? 8वें नंबर के नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स में। नई दिल्ली में ये सेरेमनी हुई थी। तो यहाँ पे मैं आपको 3 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड बताती हूँ। हम बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, और अमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया। सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसमें 3 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है, वो दिया है शिप्रा दास को। किसे दिया है? शिप्रा दास को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वहीं प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है। किसे दिया गया है? शशि कुमार रामचंद्रन। और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी की जो कैटेगरी थी, जिसकी जो थीम थी कि आपको जो पिक्चर क्लिक करनी है वो किस थीम में क्लिक करनी है, वो है लाइफ एंड वाटर। किस थीम में पिक्चर को इन्होंने क्लिक किया है? तो लाइफ एंड वाटर इनकी थीम थी जिसमें इन्होंने पिक्चर को क्लिक किया है। तीसरी कैटेगरी थी यहाँ पर अमेचर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो ये दिया है श्री अरुण शाह को, और इनकी जो थीम थी वो हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की पिक्चर्स इनको लेनी थी। क्लियर? तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, अब यहाँ पे नागालैंड में भी तो इलेक्शन हुए थे, तो नागालैंड से एक और न्यूज़ आती है। अभी इंटरनेशनल वीमेंस डे था 8 मार्च को, राइट? सो उसी दिन उन्होंने शपथ ली है। हु हैज़ टेकन ओथ एज द फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। नागालैंड की पहली महिला मिनिस्टर, पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है शाल होतु ओनू क्रूश। ठीक है, इन्होंने शपथ ली है, और ये पहली बार 60 साल के इतिहास में नागालैंड की असेंबली इलेक्शन में कोई महिला एमएलए चुनी गई और उसके बाद वो मंत्री भी बनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अच्छा, अब नागालैंड में टोटल 60 सीट है। इन 60 सीटों में इलेक्शन कंडक्ट हुए। आप सभी को पता है कि जो एमएलएज होते हैं, जो विधायक होते हैं, जिस पार्टी के विधायक जो होते हैं ज़्यादा, उस पार्टी के लीडर को ही हम क्या मुख्यमंत्री बनाते हैं। और जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी हासिल नहीं करती तो गठबंधन की सरकार बन जाती है, मतलब 2 पार्टीज आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एनडीपीपी और बीजेपी ने साथ मिलकर यहाँ पे नागालैंड में अपनी सरकार को बनाया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अगली बात यहाँ पे करते हैं कि नेफ्यू रियू जो हैं वो चीफ मिनिस्टर नागालैंड के 5वीं बार बन गए हैं फॉर द 5th टाइम। आर्टिकल 164 में आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के कि चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, ये आर्टिकल 164 आपको याद रखना है। चलिए, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है अरुण सुब्रमण्यम। एक पिक्चर किसकी है? अरुण सुब्रमण्यम की है। ये पहले भारतीय बन गए हैं, पहले इंडियन अमेरिकन बन गए हैं जज। कहाँ पर? न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, तो अरुण सुब्रमण्यम बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन द न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। न्यूयॉर्क जिला अदालत में अरुण सुब्रमण्यम पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, जो सीनेट है, सीनेट के मेजॉरिटी लीडर्स के द्वारा इनको वोटिंग की गई और उसके बाद ये न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के जज बन गए हैं। अरुण सुब्रमण्यम का नाम भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो इतने पर्सन आज हमने डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। निसार सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। निसार का मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, जिसको इसरो और नासा की मदद से तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए की एयरफोर्स है और इसने बैंगलोर में लेकर आकर सैटेलाइट दे दी है भारत को। तो इसरो रिसीव इंडो यूएस जॉइंटली डेवलप्ड निसार सैटेलाइट। तो इसरो को भारत अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह प्राप्त हुआ है। यूएसए की एयरफोर्स के द्वारा इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में जो है वो कमीशन किया गया, इन्हें हैंडओवर किया गया। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार इसे कहा जाता है। C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए जो यूएसए की एयरफोर्स थी वो इस सैटेलाइट को लेकर आई थी बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, ये जो सैटेलाइट तैयार कर रहा है इसरो और नासा, बेसिकली इनका काम एग्रीकल्चर मैपिंग करना है। जो बाढ़ से ग्रसित एरिया है या फिर जो सूखे से प्रभावित एरिया है उनको ऑब्जर्व करना है, उनकी पूरी ग्लोब की मैपिंग करने का काम इसका है। और ये एक लो अर्थ ऑर्बिट है, ये एक लो अर्थ ऑर्बिट है, इस बात को याद रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट है ये। मैं इसको निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए
अब अगली न्यूज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है उसमें समय समय पे अलग अलग देश जो हैं अलग अलग समय पे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। जनरली लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं, है ना। रिमोट सेंसिंग का मतलब इनका काम होगा डेटा कलेक्ट करना, मैपिंग करना, ग्लोब की मैपिंग करना, एरिया को क्लासीफाई करना, इन्फॉर्मेशन को अर्थ पे पहुंचाने का काम करना, अच्छी अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर करने का काम, है ना। कहीं आग लगी तो उसकी पिक्चर को कैप्चर करने का काम। तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होती है इनका ये काम होता है। किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए इनको भेजा जाता है या किसी एक पर्टिकुलर रेंज के लिए काम करती, मान लेते 3 साल काम करेंगी, 4 साल काम करेंगी। उसके बाद क्या होता है, ये डिकमीशन हो जाती है, इनका फ्यूल खत्म हो गया या फिर उनका लाइफ उतना ही होता है कि 3 साल या 4 साल तक अपनी सेवाएं देंगे, अभी डिकमीशन हो जाती हैं। अभी जो डिकमीशन सैटेलाइट है वो तो लो अर्थ ऑर्बिट में है। अब आपको अंतरिक्ष कचरे के बारे में भी ज्ञान होगा। तो यहाँ पे जो अलग अलग देश होते हैं अपनी जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, वापस से उनको अर्थ में एंट्री कराते हैं, मतलब अपने ओशियन जो पैसिफिक ओशियन वगैरह है वहाँ पर इनको बर्न कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत चैलेंजेस भरा टास्क होता है। तो रिसेंटली इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ हम देख रहे हैं। So ISRO carries out controlled re-entry experiment of decommissioned satellite. रिसेंटली यहाँ पर MT1 सैटेलाइट जो कि एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट थी जिसका नाम है मेगाट्रॉपिक 1 सैटेलाइट, इसरो के द्वारा ये ऑलरेडी डिकमीशन की जा चुकी थी, मतलब इसका काम पूरा हो चुका था। 2011 में इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, लेकिन इसकी सेवाएं अच्छी थी और फ्यूल भी इसमें बचा हुआ था, तो इसने लगभग 10 सालों तक अपनी सेवाओं को दिया है। ये जो सैटेलाइट है ना MT1, इसका वजन बताया जाता है कि लगभग 1000 kg इसका वजन था, 1000 kg ये वजनी था और इसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था 2011 में। तो ऑलरेडी डिकमीशन किया जा चुका था इसको। अब इसको वापस से हमें क्या करना था, री एंट्री करानी थी इसकी। तो इसरो हैज सक्सेसफुली कैरीड आउट ना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिकमीशन ऑर्बिटिंग MT1 मतलब मेगाट्रॉपिक 1 सैटेलाइट इन्होंने कराया। और इसको फाइनली इसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बाउंड्री है वो कहाँ की है, पैसिफिक ओशियन की है। ऐसा बताया जा रहा है कि पैसिफिक ओशियन में कहीं है जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है। ये जो आपका MT1 था या मेगाट्रॉपिक 1 था, ये इसरो और फ्रेंच एक स्पेस एजेंसी है CNES, इन दोनों के द्वारा मिलकर तैयार किया गया था, जो कि ट्रॉपिकल वेदर और क्लाइमेट की स्टडी करने का काम MT1 करता था, ठीक है। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं कि MT1 का पूरा नाम क्या है, तो मेगाट्रॉपिक्स 1 है। MT1 को कब लॉन्च किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, तो ये जॉइंट सैटेलाइट वेंचर था इसरो का और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES का। इसका क्या मकसद था, तो इसका मकसद ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडी था। क्लियर इतनी चीज़ें, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री से। उड़ीसा के CM कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। उन्होंने रिसेंटली डकोटा एयरक्राफ्ट फॉर पब्लिक व्यूइंग इन भुवनेश्वर ओपन किया है, ठीक है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में जनता भी एयरक्राफ्ट को देख सके, जनता के दर्शन के लिए यहाँ पे डकोटा विमान का अनावरण किया है। बेसिकली इस जो आपका ये डकोटा एयरक्राफ्ट है ये कई साल पुराना एयरक्राफ्ट है जिसको बीजू पटनायक जी के द्वारा यूटिलाइज किया गया था, यूज़ किया गया था। मैं आपको बता दूं कि बीजू पटनायक जी पॉलिटिक्स में एंट्री करने से पहले एक बहुत ही शानदार पायलट थे, ठीक है। तो उनकी ही 107th बर्थ एनिवर्सरी में जो है ये जो डकोटा एयरक्राफ्ट है उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया। कई एकड़ का प्रमाइसिस तैयार किया गया और पब्लिक भी आके इसे देख सकती है और ऐसा बोला जा रहा है आगे वाले समय में यहाँ पे एक म्यूजियम भी तैयार किया जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ें। It was brought from the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata to Bhubaneswar on January 18, 2023. इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता से भुवनेश्वर लाया गया था, ठीक है। और 10 मेंबर की एक टीम थी एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जिनके द्वारा इसे डिसमेंटल किया गया और प्रॉपर शेप प्रोवाइड किया गया पब्लिक व्यूइंग के लिए। अब इसका क्या इतिहास है, तो ये जो डकोटा एयरक्राफ्ट है इसको चला रहे थे बीजू पटनायक जी, और बीजू पटनायक जी ने जो उस समय के फॉर्मर आप कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के मोहम्मद हट्टा और प्राइम मिनिस्टर सुल्तान शाहजिर की 1947 में सहायता की थी, उनकी जान बचाने का काम इन्होंने किया था। और बीजू पटनायक जी के द्वारा ही कलिंगा एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी। बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स बीजू पटनायक जी एक पायलट थे जैसा कि मैंने कहा, और इन्होंने ही कलिंगा एयरलाइंस की शुरुआत की थी और इसमें 15 डकोटा एयरक्राफ्ट थे। एज अ पार्ट ऑफ हिज एडवेंचरस ट्रिप बीजू पटनायक जी ने रेस्क्यू करने का काम किया था इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का 1947 में। इसलिए बीजू पटनायक जी को इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा
2 बार इंडोनेशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भूमिपुत्र, वो दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिक्स 2023 के बारे में। इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ समय पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था। वापस से डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ कि फाइनली ये कंक्लूड हो गई है। ट्रॉपिक्स 2023 एक्सरसाइज लगभग 4 महीने तक ये एक्सरसाइज चली है। ये एक्सरसाइज नवंबर 2022 में शुरू हुई थी और मार्च 2023 में खत्म हुई है। मतलब लगभग 4 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप सॉरी मार्च नहीं, आई एम सॉरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लगभग ये 4 महीने एक्सरसाइज चली है। ठीक है, और फाइनली ये ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज जो है वो कंक्लूड हो गई है। ये इंडियन नेवी का लार्जेस्ट वॉर गेम कहलाता है। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई है? तो बेसिकली अरेबियन सी में इसको कंडक्ट कराया गया था और कंप्लीट भी, मतलब कहाँ हुई है? अरेबियन सी में कंप्लीट हुई है। ये जो ट्रॉपिक्स 23 एक्सरसाइज थी ना, इसके अंदर ही 2 और एक्सरसाइज को इंक्लूड किया गया था और कंडक्ट कराया गया था। कौन कौन सी? एक थी एक्सरसाइज सी विजिल और एक अगली एक्सरसाइज थी एमफेक्स। तो बेसिकली इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, मतलब हमारी जितनी भी कोस्टल बाउंड्री है पूरा मिला के ये तीनों एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट हुई थी। ट्रॉपिक्स 2023 ऑल्सो इंक्लूडेड 2 मेजर एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने बताया, सी विजिल एक्सरसाइज और एम्फीबियस एक्सरसाइज या एमफेक्स एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्टल गार्ड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ये इंडियन नेवी का वॉर गेम कहलाता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे 70 वॉरशिप, 6 सबमरीन और 75 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। लगभग 4 महीने ये एक्सरसाइज चली है, जिसने इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को कवर किया है और लगभग 21 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल के पूरे एरिया में ये एक्सरसाइज कंक्लूड हुई है अरेबियन सी में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान से रट लेना, सुन लेना। जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम देते रहते होगे या सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि नहीं बनते? रीज़न क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इनिशिएटिव किसने लिया था? भारत ने लिया था। भारत ने ही देशों को कन्विंस किया कि सोलर एनर्जी पे हमें काम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना है, क्योंकि वो भारत का इनिशिएटिव था। उसका हेड ऑफिस भी आपको भारत में देखने को मिलता है, राइट? अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अलावा अपन बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के बारे में। यूनाइटेड नेशन ने इस साल आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया। ये भी इनिशिएटिव किसका था? भारत का था। इसलिए कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, राइट? वैसे ही एक और नया इनिशिएटिव भारत लेकर आ रहा है और वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रपोजल किसने रखा है? भारत ने रखा है और भारत ने इसके लिए $100 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात भी की है। ठीक है, तो इंडिया टू लॉन्च ग्लोबल अलायंस फॉर द बिग कैट एंड इन्वेस्ट $1,000 मिलियन। इसमें ये 97 कंट्रीज से बात करेगा। 97 जो देश हैं, अलग अलग कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनिमल्स को, बिग कैट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे ये बात करेगा। और जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी ऐसा ही है ना कि 121 देशों से हमें बात करनी है और सभी को इसमें शामिल करना है ना? बहुत लंबे समय 2015 से अभी तक ये सारा कार्यक्रम चल ही रहा है ना, सारे देशों पे डिस्कशन करो, उनको ज्वाइन कराओ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वैसे यहाँ पे भी 97 कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन से बातें होंगी जो एनिमल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और फिर ऐसे करके पूरा एक अलायंस तैयार होगा। ठीक है, तो इंडिया हैज़ प्रपोज द क्रिएशन ऑफ न्यू ग्लोबल अलायंस, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, टू प्रोटेक्ट 7 मेजर बिग कैट, जिसमें चीता भी इंक्लूडेड है, लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है ना, प्यूमा है। तो ये सारे जो 7 बिग कैट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने की बात की जा रही है और इसके लिए 5 साल तक सपोर्ट भी करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और $100 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात भी की गई है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, सोर्सेज से पता चलता है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी जैसे ही चीता भारत में आए थे। अराइवल ऑफ चीता हुआ था, आपको पता है, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जो कि नमीबिया से चीता लाए गए थे। उसके बाद ही हमारे जहन में ये बात थी कि हमें बिग कैट के प्रोटेक्शन के लिए कोई काम करना चाहिए, इसलिए भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। इसका कंपोजिशन भी भारत ने बताया है कि यहाँ पर ये जो बिग कैट अलायंस होगी, इसमें जनरल असेंबली होगी, जिसमें जिसमें ऑल मेंबर होंगे, जितनी भी कंट्री इसमें शामिल है। ठीक है, एक काउंसिल होगी जिसमें एटलीस्ट 7 बट नॉट मोर देन 15 मेंबर होंगे, तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 मेंबर से एक काउंसिल तैयार होगी, है ना। जनरल असेंबली जो तैयार होगी, इनका टर्म 5 साल का होगा और एक सेक्रेटरीट होगा, मतलब एक सचिवालय होगा, है ना। ये बातें अभी कही हैं, लेकिन कोई भी लोकेशन नहीं बताई गई कि हेडक्वार्टर या सचिवालय क्या होगा, कैसे, एक जस्ट आइडिया भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बिग कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो 7 बिग कैट्स कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगार और
चीता। तो क्या भारत में सातों बिग कैट पाई जाती है? आंसर है नो। भारत में 5 बिग कैट्स हैं, ठीक है ना। पहले 4 थी, अब 5 हो गई हैं। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीतास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनएसओ के बारे में, ठीक है। एनएसओ ने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है वो डबल हो गई है 2014-15 से अभी तक। मतलब 2014-15 से 2022-23 तक जो पर कैपिटा इनकम है भारत के लोगों की वो डबल हो गई है। ऐसा डेटा हमको एनएसओ से जानकारी मिलता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। इस डेटा को अनाउंस किया गया है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2022-23 में 1,72,000 1,72,000 पहुंच चुकी है, जो कि 99% ग्रोथ दिखाती है 2014-15 के डेटा के अनुसार। 2014-15 में जो प्रति व्यक्ति आय थी, जो टोटल पर कैपिटा इनकम थी 2014-15 में, वो 86,647 थी, जो कि 99% तक इसमें ग्रोथ देखी गई है। और 2022-23 में जो पर व्यक्ति आय है भारत में वो 1,72,000 हो गई है, ये बात बताई है। और जो एवरेज ग्रोथ बताई है कि 2014 से 2019 तक 5.6% पर एनम यहाँ पे इंडिया पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ भी दर्ज की गई है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया जो है बहुत जल्दी यूके को ओवरकम कर लेगा और 5वें नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद। तो इस डेटा को आपको बिल्कुल रट लेना है कि 2014-15 में पर कैपिटल आय जो थी, पर कैपिटल इनकम नॉमिनल टर्म में वो 86,647 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है? 1,72,000 हो गई अकॉर्डिंग टू द एनएसओ। इसके अलावा अगर हम रियल टर्म मतलब आपका इन्फ्लेशन भी तो उसी रफ्तार से बढ़ा है, आपकी महंगाई दर भी बढ़ी है, तो रियल टर्म के हिसाब से अगर पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो 2014-15 में 72,805 थी, 2022-23 में ये 98,118 रुपये हो गई है। तो ये वाला डेटा थोड़ा सा माइंड में याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे यशांग फेस्टिवल बिगिन इन मणिपुर। तो मणिपुर का त्यौहार है यशांग उत्सव, उसकी शुरुआत हो गई है। 5 दिनों तक ये उत्सव चलेगा। जैसे हमारे देश में अलग अलग जगहों पे होली अलग अलग तरीके से मनाई जाती है ना, तो वैसे ये भी एक होली का त्यौहार ही आप इसको ले सकते हैं कि 5 दिनों तक चलेगा। और होली के जैसे अलग अलग कलर से यहाँ पे लोग खेलते हैं, ठीक है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द मिताई। मिताई जो ट्राइबल ग्रुप है उनके द्वारा ये सेलिब्रेशन होता है 5 दिनों का, ठीक है। सेम ऐसा होली, मतलब उसी होली के टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर के लोगों के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की चौथी महिला पॉलिसी के बारे में। महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस 4th वीमेन पॉलिसी। ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। कौन है ये? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। इनके द्वारा रिसेंटली चौथी वीमेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे वीमेंस को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले अलग अलग एरियाज़ में और वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए चौथे नंबर की वीमेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। क्या क्या बातें इसमें बोली गई हैं? तो उन्होंने कहा है कि जो ऑर्फन होती हैं, जो लड़कियां 18 साल के ऊपर हैं और जो कि अनाथ हैं, तो उनके रिहैब के लिए बेसिकली स्कीम इंट्रोड्यूस करने की बात की है। टू इंट्रोड्यूस अ रिहैब स्कीम फॉर दोज अबव 18 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम द ऑर्फन्स। फिर इसके अलावा हिरकनी रूम या कक्ष, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, उनके लिए पुलिस स्टेशन में ये रूम्स बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटी मेल को होती है उतनी अपॉर्चुनिटी फीमेल को भी मिलेंगी। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में ऊंचे पद पे जाने का अधिकार महिलाओं को भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोज टू प्रोवाइड इक्वल एंड डिग्निफाइड पोजीशन टू द वीमेन इन ऑल द सेक्टर। इसके अलावा बोला गया जो नई रोड हम बना रहे हैं तो हर 50 किलोमीटर पे हम क्या बनाएंगे? महिलाओं के लिए टॉयलेट भी बनाएंगे। ये बात भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा चौथी पॉलिसी में, महिला पॉलिसी में कही गई है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $1 बिलियन यहाँ पे लोन दिया है इंडिया के हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आइए पूरी न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। वर्ल्ड बैंक टू लैंड $1 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर। विश्व बैंक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन का ऋण दे रहा है। ये जो ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है, ये $500 मिलियन दो सेक्शन में या 2 सेगमेंट में देगा। पहला जो सेगमेंट होगा उसमें बेसिकली ये सपोर्ट कर रहा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को, जिस मिशन को अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर पे ये जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो 7 स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा। तो $1 बिलियन का सपोर्ट भारत को कर रहा है वर्ल्ड बैंक, कहाँ पर? हेल्थ सेक्टर में। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि मिडिल इनकम या लो इनकम कंट्रीज होते हैं उनको अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए फंड या कैपिटल देने का काम, ग्रांट या लोन देने का काम करता है, या उधार देता है या दान देने का काम करता है। द वर्ल्ड बैंक इज अम्ब्रेला टर्म फॉर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के लिए भी एपेक्स बॉडी या अम्ब्रेला टर्म कौन सा होता है? वर्ल्ड बैंक होता है। चलिए अगली बात करते हैं पुरुषोत्तम रुपाला। पुरुषोत्तम रुपाला कौन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को संभालते हैं बेसिकली। इन्होंने कैमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग विंग की शुरुआत की है बीकानेर में। ठीक है, पुरुषोत्तम रुपाला ने बीकानेर में ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण, उपयोग और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पर? ICAR सेंटर बीकानेर में। अभी जो ICAR सेंटर है ना बीकानेर का, बेसिकली एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये काम करता है। ठीक है, बेसिकली देखो जो आपका डेजर्ट एरिया होता है, जो रेगिस्तानी वाला एरिया है, मरुस्थल वाला एरिया है, आप राजस्थान तरफ जाएंगे तो आपको ऊँटों की संख्या कहीं ज़्यादा मिलेगी। तो आपका जो सूखा वाले जगह होते हैं, अराइड या सेमी अरिड रीजन जो होते हैं, उसके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैमल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑन कैमल 5 जुलाई 1984 को बीकानेर में शुरू किया गया था अंडर द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और बाद में इसको अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल 20 सितंबर 1995 में। तो इसलिए कैमल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करने, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए ट्रेनिंग विंग बनाने की बात बीकानेर के ICAR में की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर सिक्किम। तो अश्विनी वैष्णव जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने रिसेंटली गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर सिक्किम लॉन्च किया है, जारी किया है। आपको मैं बता दूं कि सिक्किम पूरे वर्ल्ड का ये पहला स्टेट है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की, और पूरा सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू गेट रिकॉग्नाइज एज एन ऑर्गेनिक स्टेट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को बताने की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री के लिए आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। इसलिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत जो है वो सिक्किम में अश्विनी वैष्णव ने की है। चलिए अगली बात करते हैं। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है MK स्टालिन। और जो प्रमाइसेस में ये खड़े हुए हैं बेसिकली एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है, और इसका एसोसिएशन संगमेट से है। किस एज से है? संगमेट से है। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु इनॉग्रेट्स केलड़ी म्यूजियम, अ टेस्टिमोनी टू द लाइफ ऑफ एंशियंट तमिल ड्यूरिंग द संगम एज। तो तमिलनाडु ने केलाड़ी संग्रहालय को उद्घाटन किया है जो संगम युग के दौरान प्राचीन तमिलों के जीवन का दर्शन देता है ना। क्योंकि इसको सिर्फ गंगा डिस्ट्रिक्ट में इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है इस पूरे म्यूजियम को, जिसमें पूरी एंशियंट लाइफ की संगम एरा में तमिल्स की क्या लाइफ थी, कैसी दिनचर्या थी, उसको पूरा शोकेस किया गया है। लगभग 2 एकड़ ज़मीन में इसको तैयार किया गया और 18.43 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे खर्चा आया है। इसमें 15,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं और जिनको बताया जाता है कि 4 से लेके 8वीं शताब्दी पुराने हैं। 4 से 8 BC के बीच के ये आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है। और इसका जो काम था, जो खुदाई का काम शुरू किया गया था वो 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो खिलाड़ी म्यूजियम कहाँ है? तमिलनाडु में है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में, और इसका रिलेशन संगमेट से है। नेक्स्ट है ECI टू होस्ट 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने जा रहा है वर्चुअली 9 मार्च को। 9 मार्च को ये आयोजित कर रहा है इसने 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी थीम थी इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। यहाँ पर देखिएगा हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, और समिट फॉर डेमोक्रेसी की शुरुआत भी वर्चुअली जो 2021 में भारत के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और भारत एक सही तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहता है, कितना फेयर तरीके से इलेक्शन हो सके। यहाँ पे 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है वर्चुअली 9 मार्च को, और इसे कह सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस को लीड करने का काम, एड्रेस करने का काम चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने वाले हैं। ये लास्ट न्यूज़ है आज की हमारी पास। रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा।
तो एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया और लॉन्च करने का काम, रिलीज़ करने का काम किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम के द्वारा इनको, इस बुक को रिलीज़ किया गया है। इस बुक के अगर ऑथर के बारे में बात करते तो इस बुक के ऑथर है पी ज्योतिमणि, फॉर्मर जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, जी बालन, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जबकि रिलीज करने का काम सुप्रीम कोर्ट के जज या जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम ने किया है। बुक का नाम क्या है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा। तो गांधी जी का एरा, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और देश की आज़ादी के साथ जो भी इन्होंने मूवमेंट गांधी जी ने चलाए और हमारे देश की आज़ादी में इन मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था, वो सारी बातों को इस पुस्तक में लिखा गया है। क्लियर? रिसेंटली ये सारी बुक्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है, रिलीज़ किया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो इन सारी बुक्स के बारे में आपको नॉलेज होगा। चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। 8 मार्च को क्या था? इंटरनेशनल वीमेंस डे था। अब कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोग्राम्स तो रन हो रहे होंगे, कोई ना कोई नया इनिशिएटिव भी लॉन्च हो रहा होगा, है ना? तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा 8 मार्च को यहाँ पे प्लांटेशन प्रोग्राम चलाया गया। इंटरनेशनल वीमेंस डे में क्या चलाया गया? प्लांटेशन प्रोग्राम। आपका जो NH44 का आसपास का रीजन है और जम्मू कश्मीर के काफ़ी बड़े रीजन में जो है वो प्लांटेशन वर्क किया गया, जिसकी थीम थी पेड़ लगाओ बेटी के नाम, पेड़ लगाओ बेटी के नाम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे 3rd सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, 3rd सेशन होगा, तीसरे नंबर की असेंबली होगी नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, नई दिल्ली में 10 मार्च को, आज ही के दिन, और जिसकी थीम है बिल्डिंग लोकल रेजिलेंस इन चेंजिंग क्लाइमेट। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE और यूनाइटेड नेशन वीमेन इंडिया, तो UN वीमेन इंडिया और BSE के द्वारा यहाँ पे 8 मार्च को एक प्रोग्राम शुरू किया गया इंटरनेशनल वीमेंस डे में, जिसका नाम था फिन एम्पावर। फिन एम्पावर, ये प्रोग्राम किसका है? BSE और UN वीमेन इंडिया का है। ठीक है, अब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी एक स्कीम शुरू की है, एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किसकी है? उत्तराखंड की है। ठीक है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक नया कोर्स IIT मद्रास में इंट्रोड्यूस किया गया है, 4 साल का बैचलर साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च द 4-year बैचलर साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एट IIT मद्रास। अब सेवलॉन स्वस्थ इंडिया जो कैंपेन है, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ठीक है ना, तो सचिन तेंदुलकर का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये हमारी शॉर्ट न्यूज़ थी। ठीक है, ये रिसेंटली वो सारे एम्बेसडर हैं जो अलग अलग किसी कैंपेन के लिए, किसी स्टेट के लिए या किसी बैंक के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, ये हमारी हेडलाइंस है, तो आप चाहे तो हेडलाइंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो PDF में आपको हेडलाइंस की सारी जानकारी तो मिल ही जाएगी। ओके, सो अंत में हम बात करेंगे किसके बारे में? हमारे रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं कितना क्वेश्चन आपको याद है प्रीवियस सेशन का और आज के सेशन का। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड VIS के द्वारा हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड आर्टिफैक्ट के लिए शुरू किया 1 अप्रैल के बाद जो है अल्फा न्यूमेरिकल जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके बिना आर्टिफैक्ट या गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिकेंगी, बैन कर दिया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि HUID कितने डिजिट का नंबर है? तो HUID में आपको बता दूं 6 डिजिट का नंबर है। कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट विच एडिशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑन 10th मार्च नई दिल्ली। तो अभी हमने बताया 3rd सेशन को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शेख अहमद नवाज अल शबा, इन्हें रिसेंटली किस देश का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कुवैत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नए CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किसे बनाया गया है? 28वें नंबर के हैं SS दुबे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक में हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। इसकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक? तो डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Which edition of joint military exercise FRINGEX 2023 held between the Indian Army और French Army?
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पहला एडिशन हो रहा है, फर्स्ट एडिशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, मतलब ASI के अकॉर्डिंगली क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक रीजन में कौन सा है, तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गो ग्रीन एंड गो ऑर्गेनिक, अश्विनी वैष्णव ने इस प्लेटफॉर्म को या यूनिक कवर को कहाँ पे लॉन्च किया है, तो सिक्किम में, ऑप्शन बी। फिर कोणार्ड के संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सेकेंड टाइम जो है वो शपथ ली है, तो आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन डी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर फॉर द सेवलॉन इंडिया, तो सेवलॉन इंडिया के लिए वर्ल्ड के पहले हैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल रिसेंटली किसने जीता है, तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन EDI, मतलब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 100, 101, 108 या 110। ठीक है, आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। क्लियर है? सो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग करेंट अफेयर्स के साथ आने वाले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।